Hello viewers, I hope that you are doing well, safe and productive. You are watching Channel Enviro Annotations and my name is Sanjay Mishra. Today I am joined with Mr. R.K. Tyagi and we are here to address your question and answer in QA3. Let me invite Mr. Tyagi. Tyagi sir, most welcome sir to this show. The first question is, what is the difference between OHSAS 18001 and ISO 45001? एक्चुअली मिश्रा जी ये जो बीएस स्टैंडर्ड है ये सभी ब्रिटिश स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट की स्टैंडर्ड है और ये करीब तो 120 साल करीब हो गए जब ये इनिशिएट किए गए थे। 2018 मार्च में डिसाइड किया गया कि जो बीएस स्टैंडर्ड की जो सीरीज है उसमें जो ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी का स्टैंडर्ड है 18001, इसको रिप्लेस कर दिया जाए ISO 45001 से। डिफरेंस इसमें ये था, बीएस स्टैंडर्ड में ये अपॉर्चुनिटी नहीं थी आपको कि आप उसमें एक तो जो वर्कमैन है उसका इन्वॉल्वमेंट का कोई बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं था और उसमें लीडरशिप के लिए कोई बहुत ज़्यादा गुंजाइश नहीं छोड़ी गई और उसमें अपॉर्चुनिटी नहीं थी कि आपको इम्प्रूवमेंट प्लान कैसे आप उसको चेकआउट करेंगे, कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। ये सारी जो इसमें इसके ड्रॉबैक थे इन सभी को ISO 45000 में हटा दिया गया। इसके लिए दोनों अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है, BSI के ब्रिटिश UK के नेशनल स्टैंडर्ड्स और ISO जो है जैसा कि आप जानते हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, NGO है बेसिकली NGO। ये इसका स्विट्जरलैंड में इसका ऑफिस है, करीब 165 कंट्री, शायद अब ज़्यादा भी हो गए होंगे ये मेंबरशिप में। तो उनके ये जो सर्टिफिकेशन करते हैं उसके खर्चे से चलता है। बेसिकली जो इसका जो बेस है 45001 का, वो सारा BS ये जो OHSAS 18001 है जो ब्रिटिश स्टैंडर्ड का सीरीज का पार्ट है, ये वहाँ से लिए गए और इसमें कोई बहुत ज़्यादा बुनियादी फर्क इसमें है। लेकिन मजे की बात यह है आज की डेट में मैं थोड़ा सा ऑफ द ट्रैक जा रहा हूँ। लोग जो जिन लोगों ने क्वेश्चन पूछा है उनको थोड़ा सा जानकारी रखनी चाहिए। आज की डेट में जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं या बड़े जो ऑर्गेनाइजेशन है जैसे इंगरसोल रैंड है, कैटरपिलर है, शिकागो न्यूमेटिक्स है, कैरियर है, तरह की जो LG है जो कोरियन कंपनी है, तो जब किसी कस्टमर को अपने जो OEM सप्लायर है उसको जब कोई ऑर्डर फाइनलाइज करने से पहले उनकी अपनी एक चेकलिस्ट होती है जो एनवायरनमेंट, ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड ऑक्यूपेशनल सेफ्टी और उनका जो क्वालिटी सिस्टम है वो तो वो चेक करते ही है, लेकिन उसके लिए भी एक वो अलग से अपनी चेकलिस्ट के बेस पर ऑडिट करते हैं। तो दो तरह की स्ट्रीम चल रही है। अपने ISO 45001 सर्टिफिकेशन लिया हुआ है वो एक अलग बात है, लेकिन जो बड़ी कंपनियां हैं कि अपनी चेकलिस्ट है वो उस पर आपको मेजर करते हैं कि उस उनकी जो मेजरमेंट सिस्टम है उसमें आप कहाँ खड़े उतरते हैं, उसके बाद वो सब ऑर्डर फाइनलाइजेशन की शेप में जाते हैं। इसी तरह से जी का है, उनकी तो बहुत ही लेंथी चेकलिस्ट है। तो आपको दो फ्रंट पे ऐसा नहीं है कि आपने 45001 ले लिया तो आपको अब आपका जो अपना सिस्टम है आप उसी को मेंटेन करेंगे, वो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन जो आपका कस्टमर है उसकी अगर कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है ये चीज को लेकर के, ऑक्यूपेशन हेल्थ एंड सेफ्टी को लेकर के, एनवायरनमेंट को लेकर के, ISO 45001 जो है इसमें एनवायरनमेंट के बारे में कोई बात नहीं करता, लेकिन जो आपका बड़ा कस्टमर है उसकी जो अपनी एक कॉम्प्रिहेंसिव चेकलिस्ट है उसमें एनवायरनमेंट भी है, ऑक्यूपेशनल हेल्थ भी है, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी भी है और इससे रिलेटेड जो कंप्लायंस के मैटर है वो भी इसके अंदर है कि आप जिस कंट्री में, जैसे मैं हिंदुस्तान की बात करूँ, आप एक सप्लायर हैं जो आप LG को या कैरियर को कुछ सप्लाई करना चाहते हैं, कैटरपिलर को कुछ अपना कंपोनेंट सप्लाई करना चाहते हैं, वो ISO 45000 है, ठीक है, वो उसमें डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनकी जो अपनी चेकलिस्ट है उसमें वो कहीं उसको कट शॉर्ट करने वाले, ऐसा बिल्कुल। तो ये जरा आप ध्यान रखें। And now the second question comes is, what factors should be considered when selecting and wearing respiratory protections?
हाँ, This is आजकल most relevant in today's बहुत COVID बहुत बहुत affected बहुत बहुत world. ही रिलेवेंट क्वेश्चन है आज की डेट में। जो लोग मास्क के बारे में कुछ नहीं जानते थे, आज वो मास्टरी करके बैठे हुए हैं इसमें, लोग घर में बना लेते हैं। हिंदुस्तान में सबको मालूम है आज की डेट में कि जब ये कोविड ये पेंडेमिक शुरू हुआ हमारे यहाँ पे, तब तक हमारे यहाँ सिर्फ एक कंपनी थी जो मास्क मैन्युफैक्चर करती थी, वीनस। ये मुंबई बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। ये हिंदुस्तान में मास्क मैन्युफैक्चर करते थे और इनको बड़ा स्ट्रगल करना पड़ता था क्योंकि मल्टीनेशनल्स की प्रेजेंस थी यहाँ पे। वो लोग यहाँ बनाते तो थे नहीं, इम्पोर्ट करते थे। और इंडस्ट्री में ऐसा एटमोसफियर, आप जानते हैं कि हमारे यहाँ पर जो इस तरह के जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है, इंडिविजुअल भी और ऑर्गेनाइजेशन भी, जब तक बहुत मजबूरी नहीं हो जाए, इसको अडॉप्ट करने को तैयार नहीं होते। अब मैं आता हूँ उनका जो 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 ओरिजिनल क्वेश्चन है, इसमें क्या क्या फैक्टर आपको कंसिडर करने हैं। पहले तो ये देखना है कि आप जो रेस्पिरेटर आप अडॉप्ट करना चाहते हैं वो किस पर्पज के लिए है, किस शॉप फ्लोर के लिए, कहाँ पर आपको यूज करना है। हम कोविड को इसमें बाहर छोड़ देते हैं अभी, क्योंकि अभी कोविड के लिए सब जानते हैं कि 3 लेयर वाला मास्क चाहिए। आज की डेट में जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है वो कहती है कि आपको डबल मास्क भी यूज करना है और कपड़े के मास्क आपको फ्रिक्वेंटली धोना है। और जो पैरामेडिक्स है, जो मेडिकल स्टाफ है, डॉक्टर्स हैं, उनको N95 मास्क यूज करना है। तो हम भी एक बार को छोड़ देते हैं। अब हम बात करते हैं इंडस्ट्री के सेक्टर को लेकर के। आपको सेलेक्ट करना है कि आपको किस क्या वहां पर एयरबर्न कंटामिनेशन है। वहां पे सिर्फ डस्ट है तो सिंपल डस्ट मास्क आप लेंगे। वहां पे कोई ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, किसी मेटल की फ्यूम्स हैं, कोई दूसरे केमिकल के वेपर्स हैं, तो हर एक कंपनी, जैसे मैं 2 कंपनी का नाम यहाँ पे लेना चाहूंगा, बल्कि 3 का भी ले सकता हूँ, वीनस, 3M और हनीवेल, एक अमेरिकन कंपनी है। इनके बड़े अच्छे प्रोडक्ट हैं, तीनों के अच्छे प्रोडक्ट हैं, नो डाउट। इनके अपने चार्ट हैं, आप उस चार्ट के थ्रू सिलेक्शन में जाएं कि आपको ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के लिए चाहिए, ये टॉक्सिक केमिकल के लिए चाहिए, या किसी मेटेलिक फ्यूम की, जैसे वेल्डिंग के लिए है, वहाँ पर नाइट्रोजन ऑक्साइड्स भी है, वहाँ पे मेटेलिक फ्यूम भी है, वहाँ पे ओजोन भी है, और जिस मेटल में वहाँ पे आयरन ऑक्साइड भी उसमें आ रहा है, अगर वो गैल्वेनाइज्ड शीट है जिसके ऊपर आप वेल्डिंग कर रहे हैं, तो वहाँ पे जिंक की फ्यूम्स भी आ जाएंगे। उसके बेस पे आपको सेलेक्ट करना है कि आपके लिए कौन सा मास्क सूटेबल है, नंबर 1। एक बात तो यहाँ पे ये हो। दूसरा हुआ कि मास्क को छोड़ के जितने भी मास्क है, मास्क कह सकते हैं उसको, रेस्पिरेटर भी कह सकते हैं। जिस इंडिविजुअल को वो यूज करना है, आप उसका पहले मेडिकल एग्जामिनेशन कराइए। कम से कम उसको क्वालिफिकेशन MBBS तो होना चाहिए। और चेक क्या करना है उसको, उसकी लंग कैपेसिटी चेक करनी है, क्योंकि किसी भी तरह का रेस्पिरेटर आप यूज करें ना, फ्रीली आप अभी इनहेल कर पाते हैं बिना किसी, अभी मास्क तो बैरियर हो गया ना आपके 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 ब्रीदिंग जोन में, बहुत बड़ा बैरियर लगा दिया आपने। बिना बिना बैरियर के जो आप इनहेल कर पाते हैं, और एक बैरियर अगर वहां पे लगा दिया जाए, जब आप इनहेल करेंगे थोड़ा सा इसमें डिफरेंस आएगा। अगर आपकी लंग कैपेसिटी उतनी नहीं है, आपके लंग्स इतना एक्सपेंड नहीं करते, वो नॉर्मल कोर्स में आपको एक ब्रीथ में 500 टू 600 मिलीलीटर एयर ब्रीथ कर लेनी चाहिए। और एक्सपेंशन में जाके बहुत से लोग क्लेम करते हैं कि वो 2000 ml तक एयर जो है ब्रीथ कर सकते हैं। तो लंग को एक्सपेंड होना चाहिए। अगर आपके लंग के एक्सपेंशन का इशू है, तो ऐसा आदमी को किसी भी तरह का रेस्पिरेटर यूज नहीं करना चाहिए। दूसरी बात तो ये। तीसरी बात आती है, इसके लिए होता है एक फिट टेस्ट। एक तो जो लोग यूज करेंगे उनकी दाढ़ी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो फिर वहां से परफेक्ट सीलिंग नहीं होती है। यहाँ से मास्क तो बिल्कुल आपके सील करेगा ना, यहाँ पे जिसकी नोज क्लिप यहाँ पे होगी पूरा यहाँ से सील करेगा। आपकी दाढ़ी है तो उसमें तो उसको पैसेज मिल रहा है एयर को जाने के लिए, तो मास्क लगाना नहीं लगाना बराबर है। तो पहले तो आपकी शेविंग होनी चाहिए, आपके बियर्ड, यू शुड नॉट बी बियर्ड। तीसरी चीज एक उसके लिए होता है फिट टेस्ट, जो हनीवेल भी करता है, 3M करता है, वीनस करता है या नहीं करता है, इसकी जानकारी मुझे नहीं है। पहले एक एपरेटस आता है, 10 इंडिविजुअल होता है, वो पहले आपका फिट टेस्ट करेगा कि फिट टेस्ट में आप पास करते हैं कि नहीं करते, तो आपको ठीक से वैसे बैठता है कि नहीं बैठता है, तब आप उसको यूज करने की। अब चौथी चीज आती है इसमें, तो यूज जिस एटमोसफियर में आप यूज कर रहे हैं, यूज करने के बाद आप उसको
बेसिकली स्टोरेज और हैंडलिंग की जो बात आती है, उसको कहाँ रखेंगे, उसको एयर टाइट कंटेनर में आपने रखना है। आजकल तो जिप लॉक वाले वो आते हैं ना, पॉली बैग छोटे छोटे बहुत तरह के आते हैं। आपका काम खत्म हो गया, उसको पाइप से अच्छी तरह साफ कीजिए, अंदर से, बाहर से कुछ साफ नहीं करना, अंदर से आता है ना डिस्पोजेबल पाइप, उससे साफ करें और उसको जो जिप लॉक वाली पॉली बैग आता है उसमें रखें और सेफ जगह में उसको स्टोर करें। कभी भी उसको ओपन एटमॉस्फेयर में छोड़ के ना जाए। कारण क्या है, आप ब्रीथ नहीं कर रहे, लेकिन वो इंडस्ट्रियल एटमॉस्फेयर में जहाँ पे कोई भी केमिकल यूज हो रहा है, कोई एयरबोर्न कंटामिनेशन है, एयरबोर्न केमिकल है, मेटेलिक फ्यूम्स हैं, वेपर्स हैं, वहां पे अगर वो रखा रहेगा तो उसको तो एक्सपोजर बराबर मिल रहा है, उसकी लाइफ तो जा रही है। और जो यूजर है, जब आपको कंप्लेन करे कि उसको ब्रीदिंग में दिक्कत हो रही है मास्क लगा के, तो फोर्स नहीं करेगी नहीं उसको लगाना, उसको मास्क चाहिए। ये कुछ बुनियादी चीजें हैं जिसका आपको ध्यान रखना, और काम करने के समय पे बार बार उसको हाथ नहीं लगाना। जो उसका मास्क, जो फेस वाला पीस है, उसको बार बार अपने हाथ से उसको कंटामिनेट नहीं करना, ये आपको ध्यान रखना है। और जैसे मैंने मास्क लगाया, मेरा मास्क सिर्फ मेरे लिए है, किसी और के लिए यूज नहीं करना है। और इसमें थोड़ा सा एक स्टेप में ज्यादा जाता हूँ, जहाँ पर टॉक्सिक गैसेज यूज होती हैं, कभी स्पिल होता है, कोई लीकेज होती है, टॉक्सिक केमिकल का स्पिलेज होता है, तो वहां के लिए रिकमेंड किया जाता है सेल्फ कंटेंट ब्रीथिंग एपरेटस। उसके लिए भी फिट टेस्ट बहुत जरूरी है और मेडिकल एग्जामिनेशन बहुत जरूरी है। जो लोग फिट टेस्ट में पास नहीं करते हैं उनको यूज नहीं करना है, और जो लोग मेडिकल एग्जामिनेशन में फेल कर जाते हैं उनको भी वो सेल्फ कंटेंट ब्रीदिंग एपरेटस यूज नहीं करना। इन बातों का आपको ध्यान रखना। एक क्वेश्चन है कि लॉकआउट टैग आउट क्या है और ये इसका इंपॉर्टेंस क्या है? जी हमारे यहाँ पर इंडस्ट्री में, ऑफिसेज में, सब जगह, सर्विस इंडस्ट्री में भी, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में भी, होटल्स में भी, जहाँ पर भी हम एनर्जी यूज करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, मैकेनिकल एनर्जी है, स्टोर्ड एनर्जी है, हाइड्रोलिक है, न्यूमेटिक जो सिस्टम हम यूज करते हैं, उसको जब रिपेयर मेंटेनेंस करना है तो लाइव लाइन पर, लाइव स्टीम की लाइन भी हो सकती है, किसी गैस की लाइन भी हो सकती है, स्टोर्ड एनर्जी भी हो सकती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी हो सकती है, कि किसी भी सिस्टम पर, लाइव सिस्टम पर काम नहीं करना है, क्योंकि वो कब वो एक्चुएट कर जाएगा आप कह नहीं सकते। हमारे यहाँ पर सिस्टम की वीकनेस की वजह से या सिस्टम को इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, इसके कारण देश में कितनी दुर्घटनाएं होती हैं ये कहीं पे रिकॉर्ड नहीं होता है। आप यूएस का जो ओशा जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको देखें, ब्रिटिश सेफ्टी काउंसिल को देखें, इसी तरह से कनाडा का जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये सब लोग अपने यहाँ पर जब इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट को कैप्चर करते हैं तो क्या फेलियर रहा, क्या रीजन रहा, रीजन वाइज उसको कैप्चर करते हैं। हमारे यहाँ पे इस तरह का कोई हमने ध्यान नहीं दिया, और मजे की बात है हम अभी भी ध्यान नहीं दे रहे। रादर इंडस्ट्री में एक्सीडेंट छुपाने की कोशिश की जाती है। 42 साल इंडस्ट्री में काम करने का मौका मिला मिश्रा जी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं जहाँ काम करता था मैं एक्सीडेंट छुपाते थे, बहुत ईमानदार लोग थे, डीएलएफ में भी ऐसा नहीं था, जी में भी ऐसा नहीं था, और मल्टीनेशनल कंपनी में ऐसा नहीं था। लेकिन जिस टाउन में मैं काम करता था, रहता था, वहाँ के बारे में अब देखिए, जहाँ पर आप लंबे समय तक रहेंगे तो एक साल में 2-3 लोगों से तो आपकी घनिष्ठता होती चली जाएगी, तो 42 साल में तो ये संख्या 150 के ऊपर निकल जाएगी। तो आपके पास सारी चीजें, इंफॉर्मेशन आपको पकड़ में आती रहेगी। इंडस्ट्री में जो माहौल है हिंदुस्तान में, तो दुर्घटनाओं को छुपाने का है। अब सीधे हम लोटो की बात पर आ जाते हैं, कि मैं बताने की कोशिश कर रहा था कि हमारे यहाँ पर इसकी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है। लोटो सिस्टम हर एक इंडस्ट्री को, चाहे वो सर्विस इंडस्ट्री है या मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, उसको सीरियसली इस पे काम करने की जरूरत है। सिस्टम ये है, किसी भी एनर्जी सोर्स पर कोई करेक्शन, रिपेयर, मेंटेनेंस, अपग्रेडेशन, मॉडिफिकेशन के लिए किसी भी इंडिविजुअल को या 2 से ज्यादा लोगों को काम करना है, एनर्जी सोर्स को आपने आइसोलेट कर देना, यानी ऑफ करके उसमें लॉक लगा देना, जिससे कि गलती से भी कोई और उसकी चाबी अपने पास रखनी है। इस सिस्टम में
जब आप लॉक लगाएंगे चाबी अपने पास रखेंगे और ये इंश्योर करेंगे जब वो आपने ताला खरीदा था तो उसकी दूसरी चाबी जो है वो डैमेज करके फेंक दी गई, यानी हमेशा एक ही चाबी उसकी रहेगी। सिस्टम को लॉक करें। मैं इसको शुरू से बताने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले तो आपको मैं किसी फैक्ट्री का एग्जांपल लेता हूँ। टॉप फ्लोर में उनके पास 135 मशीनें हैं। जाहिर सी बात है कि 135 डिफरेंट जो उनके पावर स्विचेस हैं वहां से सप्लाई उसको आ रही है। सबसे पहले तो आइडेंटिफिकेशन करिए, नाम लिखिए किस मशीन से कौन सा स्विच कनेक्टेड है, और वो सभी स्विचेस लॉकेबल होने चाहिए, मतलब उसको ऑफ करके ताला लगाया जा सके। आजकल जो कंपनियां इस तरह के स्विचेस बनाती हैं, स्विच गियर जो बना रही है, वो सब लॉकेबल सिस्टम आता है। नहीं आता है तो उसको बनाया जा सकता है। जो मेंटेनेंस के लोग हैं वो उसको अच्छी तरह जानते हैं कि उसको कैसे हम लॉकेबल। दूसरा अब आता है कि लोगों की ट्रेनिंग। आपकी जो वर्कफोर्स है जो मशीन में काम करता है उसको भी जानकारी होनी चाहिए क्या सिस्टम है, क्या इसका उपयोग है, कैसे काम में लाना है। और जो आपकी जो मेंटेनेंस की टीम है या इंजीनियरिंग की टीम है या यूटिलिटी की टीम है या मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग की टीम है, इन सब लोग को वर्कर से लेके उनके मैनेजर तक इसकी जानकारी ठीक से होनी चाहिए कि इसको कैसे यूज करना है। अब आते हैं मशीन के ऊपर। 6 लोग एक मशीन पर एनुअल शटडाउन लिया हुआ है हमने। मशीन में बहुत सारे काम करने हैं, उसमें प्लम्बर का काम भी है, उसमें इलेक्ट्रीशियन का काम भी है, उसमें मैकेनिकल जॉब भी है, उसमें कुछ हाइड्रोलिक सिस्टम भी लगा हुआ है, और मशीन ओवरऑलिंग में जानी है, सबको काम। मशीन का स्विच ऑफ किया, उस पर एक मल्टी लॉक डिवाइस आती है जिसमें 10 तक लॉक लगाए जा सकते। सबने अपना अपना लॉक लगाया, अपनी अपनी चाबी अपने जेब में। लॉक लगाने के बाद फिर से मशीन को चला के देखा जाए, वेरिफिकेशन कि इसमें ऐसा तो नहीं है कि कहीं से कोई सप्लाई किसी दूसरे सिस्टम से आ रही है, खासतौर से इलेक्ट्रिकल सप्लाई। मैं एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ देना चाहूंगा, देश का नाम यहाँ पे नहीं लूंगा मैं। वहां पर एक बड़ी फैक्ट्री में शटडाउन था, एनुअल शटडाउन। साल में एक बार पूरे सिस्टम को, पूरी मशीन को ओवरऑलिंग करने के लिए खोला गया है सिस्टम को। एक इलेक्ट्रीशियन एक टूल रूम में उसको कुछ काम करना है, तो उसने बस बार की भी सब जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, जो इलेक्ट्रिकल के लोग हैं, मेंटेनेंस के लोग हैं, प्रोडक्शन लाइन के लोग हैं, समझते हैं बस बार क्या चीज होती है। बस बार को उसको क्लीन करना है, उसके कॉन्टेक्ट्स को उसने चेक करके अगर कहीं से कुछ लूजनेस आ गई तो उनको टाइट करना है, और कोई कहीं पे ओवर हीटिंग हो गई तो उसको रिपेयर करना है, जो भी उसका काम है करना है। उसने उसका कवर, उसने लॉकआउट टैगआउट सिस्टम को इम्प्लीमेंट किया, उसने स्विच ऑफ किया, अपना लॉक लगा दिया, चाबी उसने अपनी जेब में रखी, और आके डिपार्टमेंट में बस बार का उसने कवर निकाला। उसके बाद में अब उसको बोल्ट खोलना है। अब 1 साल पहले खोला है तो जाहिर सी बात है थोड़ा टाइट तो हो जाएगा। उसने क्या किया कि अपना जो स्पैनर था उसके बोल्ट में डाला और एक हाथ से बस बार को पकड़ लिया। एक हाथ से मैंने कहीं हाथ लगाया किसी चीज को, तो दूसरे हाथ से मुझे फोर्स लगाने में इजी हो जाएगा ना, मेरी पूरी ताकत लगेगी उसमें, बॉडी हो जाएगी ना, एक जगह फिक्स हो जाएगी। लेकिन वो आदमी वहां पे चिपक गया क्योंकि उसने सप्लाई थी। तो एक और दूसरा उसका मेंटेनेंस टीम का साथी गैंगवे से पास करके गया किसी काम से, आगे किसी दूसरे एरिया में उसको जाना था। 5 मिनट के बाद में लौटा तो देखा यार वो जो साथी जो टूल रूम के बस बार में काम कर रहा है वो उसी पोजीशन में फिर भी खड़ा हुआ, एक हाथ उसका बस बार पर, एक हाथ में उसने टूल पकड़ा और वो सेम पोजीशन में। तो जब वो थोड़ा आगे गया तो उसको ध्यान में आया कि यार मैं 10 मिनट के बाद लौटा हूँ, 10 मिनट से कोई भी इंडिविजुअल एक ही पोजीशन में नहीं रह पाएगा, मैं जाके देखता हूँ क्या। उसने उसको आवाज लगाई, 2-3 बार उसने आवाज लगाई, उसने कोई उसको रेस्पॉन्ड नहीं किया। तो समझ गया कि देयर इज समथिंग रॉन्ग। उसने अपने दूसरे सुपरवाइजर्स को बताया, दूसरे अधिकारियों को बताया, उसको किसी नॉन कंडक्टिव चीज से लेकर के उसको किसी तरह से वहां से हटाया, उसकी बॉडी को चेक किया, देख मालूम पड़ा किया तो डेथ हो चुकी है। सिस्टम को चेक किया, सबको समझ में आया कि इसमें तो पावर सप्लाई है। का मतलब इस आदमी ने मेन स्विच बंद करना भूल गया, ये क्या हुआ। जब देखा गया कि जहां से सप्लाई आती है इस बस बार को, स्विच तो बंद है, वहां पे लॉक भी लगा हुआ है, टैग लगा के इसने अपना नाम भी लिखा हुआ है, चाबी उसकी जेब के अंदर से मिली, तो सप्लाई कहाँ से आ गई। तो पूरे मामले की बहुत डिटेल में छानबीन की गई, उसका इन्वेस्टिगेशन हुआ। जी तो ये पता लगा कि आपसे कुछ महीने पहले इस शॉप में कोई ब्रेकडाउन हुआ था। ब्रेकडाउन के टाइम पर
लाइट के लिए कहीं से बैक फीड लिया गया सिस्टम के अंदर, और काम हो जाने के बाद उस बैक फीड के वायर को हटाया नहीं गया, जिससे कि किसी दूसरे सोर्स से भी सिस्टम में सप्लाई आ रही है। सिस्टम अपनी जगह पर फुल प्रूफ था, लेकिन जिस आदमी ने इससे पहले काम किया तो उसने गलती की, और इस आदमी ने गलती है कि उसको वेरीफाई नहीं किया। स्विच ऑफ आपने कर दिया, ताला लगा लिया, उसके बाद फिर से वेरीफाई कीजिए किसी दूसरे सोर्स से, अनऑथराइज सोर्स से इसमें कोई सप्लाई या कोई एनर्जी तो नहीं आ रही। उसके बाद अपना काम करेंगे। अब 6 लोग हम काम कर रहे थे, जिसका भी काम होता जाएगा वो अपना लॉक खोल के चला जाएगा। सबसे लास्ट में मान लीजिए इलेक्ट्रिकल वाला आदमी बचा, उसने मशीन को कवर कर दिया, जो उसके गार्ड जहाँ पे लगाने थे उनको लगा दिया, मशीन का ऑपरेटर है उसको इन्फॉर्म कर दिया कि अब हम मशीन चालू करेंगे, अपनी मशीन पे आ जाओ। सबसे लास्ट में उसने अपना लॉक खोला और मशीन को हैंडओवर किया और चला के दिया। तो ये पूरा जो सिस्टम है, आइडेंटिफिकेशन, ट्रेनिंग में आपने लॉक लगाया, फिर आपने वेरीफाई किया, फिर आपने काम किया, फिर अनलॉक किया, और फिर से उसको सिस्टम को एनर्जाइज किया। यहाँ तक ये पूरा सिस्टम लॉकआउट टैग आउट है। और जब आप काम शुरू करेंगे तो टैग लगाएंगे कि आपने टैग क्यों लगाया है, डेट आएगा, टाइम आएगा वहां पर, और जिसने टैग लगाया उसका नाम भी वहां पर आएगा। देखिए मान लीजिए आप काम नहीं कर रहे हैं उस टाइम पे, दूसरा आदमी आके देखिए यार मशीन क्यों बंद है, टैग लगा हुआ, तो सबको समझ में आ गया मशीन है, सिस्टम ब्रेकडाउन में है, और सो पर्सन इज वर्किंग। ये पूरा सिस्टम ये है। बहुत सारे देशों में ये मैंडेटरी है। हमारे यहाँ पर जैसे बहुत सारे कोड हैं, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के कोड है, नेशनल बिल्डिंग कोड है, ये सब चीज हमारे यहाँ पर रिकमेंडेटरी है, और मैंडेटरी कुछ नहीं है। हमारे यहाँ पर ये ना रिकमेंडेशन में है ना इम्प्लीमेंटेशन में। ये कुछ मल्टीनेशनल कंपनियां हैं जो इसको अपने आप इम्प्लीमेंट करती हैं। क्या होगा कि हमारे यहाँ पर इसको जो इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट है और उसके जो रूल्स हैं उसमें इनकॉर्पोरेट किया जाए इंडस्ट्री के लिए। और इसको अब तो फैक्ट्री एक्ट तो चला जाएगा, जो कोड आ रहा है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड 2020, उसमें भी इसके लिए कोई प्रोविजन हो, उसमें अगर छूट गया है तो ये जो स्टेट अपने जो रूल्स बनाएंगे अंडर दिस कोड उसमें इसको डाल दो, जिससे कि काम करने वाले लोगों की सेफ्टी इंश्योर की जा सके। एक आइटम होता है नाइट्राइल ग्लोव्स, और ये नाइट्राइल ग्लोव्स दूसरे ग्लोव्स से कैसे डिफर करते हैं, इनका क्या डिफरेंस है दूसरे ग्लोव्स से, और आपके ये आपके कहाँ कहाँ यूज होता है? समझ गया मिश्रा, ये आपकी जो आपका चैनल जो देखने वाले लोग हैं वो लगता है काफी इंटेलिजेंट लोग हैं, तो ऐसी बढ़िया बढ़िया चीज ढूंढ के ला रहे हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि वो लोग इतना डिटेल में जाने की कोशिश करते हैं। नाइट्राइल एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है ये, और ये एक सिंथेटिक रबर है। तो जी जहाँ पर केमिकल यूज होते हैं, किसी भी तरह के केमिकल है, चाहे वो एसिड है, चाहे वो कोई बेस है, कोई सॉल्वेंट है, या और दूसरे कोरोसिव मटेरियल है, वहां पर अब से कुछ साल पहले तक रबर ग्लव्स यूज होते थे। रबर ग्लव्स की अपनी कोई सेल्फ लाइफ भी बहुत ज्यादा होती नहीं है, और उसमें वियर एंड टियर बहुत ज्यादा होता है। कहीं भी कोई हार्ड सरफेस उसको हिट कर गई तो वहाँ पंचर हो गया जरा सा, तो आँख से नहीं दिख रहा है, लेकिन जब आप उसको पहन के किसी केमिकल में काम करेंगे तो वो जो पंचर होल है, बेशक वो बहुत माइनर, वो सुई की नोक के बराबर है, वहां से केमिकल घुस के आपके दस्ताने में आ गया, ग्लव्स के अंदर, आपके हाथ को नुकसान पहुंचा। तो इन सब चीजों को जो ड्रॉबैक है रबर, जो लेटेक्स, रबर इज लेटेक्स, इसके जो ड्रॉबैक थे उनको ओवरकम करने की कोशिश की गई और एक सिंथेटिक रबर बनाई गई। इसमें इतनी, जितना रबर फ्लेक्सिबल है इतना फ्लेक्सिबल तो नहीं होता है, लेकिन प्रोटेक्शन का लेवल इसका बहुत शानदार होता है। हर तरह के सॉल्वेंट में काम करेगा, हर तरह के एसिड में काम करेगा, हर तरह के कोरोसिव केमिकल में काम करेगा, आपको बहुत हाई डिग्री की प्रोटेक्शन आपके हाथ को देगा। और इसकी जो लेंथ है वो 13 इंच है। ध्यान रहे जब आप काम करने के बाद तो साफ करके और सेफ जगह में रखें जिसमें इसमें कोई कट वट लगने की संभावना ना हो। और दूसरा, जो इस तरह के जो पीपीज होते हैं, चाहे वो मास्क है या हेलमेट है या ग्लव्स है, ये एक दूसरे के यूज ना किए जाए, हर एक इंडिविजुअल को अपने अपने अलग मिलने चाहिए।
तो जहाँ पर भी आप इस तरह के केमिकल यूज कर रहे हैं, सॉल्वेंट है, एसिड, कोरोसिव मटेरियल या कोई कास्टिक्स हैं या हाइड्रोक्साइड्स हैं, वहां पर आप रबर की जगह अगर इसको यूज करेंगे तो आपको प्रोटेक्शन का लेवल जो मिलेगा वो ज्यादा मिलने वाला है। There is another question. Is it legally mandatory to inspect the electric crane and hoists? If yes, what should be the periodicity? हाँ मिश्रा जी, जहाँ पर भी इस तरह के लिफ्टिंग टैकल, क्रेन, जिप क्रेन, मोबाइल क्रेन, हाइड्रोलिक क्रेन, फॉर्कलिफ्ट, जितने भी इस तरह के मेटेरियल हैंडलिंग के इक्विपमेंट है, इंक्लूडिंग रोप, फैक्ट्री एक्ट में ये प्रोविजन है कि आप उसको हर 6 महीने पर चेक कराएं और इसकी डिटेल स्टेट के जो रूल्स हैं उसमें मेंशन किए हुए हैं कि उसके लिए कॉम्पिटेंट पर्सन को आप सर्विसेज लेंगे। कॉम्पिटेंट पर्सन आपके प्रेमाइसेस में आएंगे हर 6 महीने पर, वो चेक करेंगे, अपनी रिपोर्ट देंगे और एक समराइज रिपोर्ट वो चीफ इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्रीज को भी सबमिट करेंगे। ये स्टेट के रूल में प्रोविजन है। इससे पहले मैं बता दूं आपको, ये तो 6 महीने की पीरियोडिसिटी तो है ही है। आपको जब इस तरह के इक्विपमेंट आप मैन्युफैक्चरर से खरीदते हैं तो आपको चाहिए कि आपको यूज में डालने से पहले आप उसका कॉम्पिटेंट पर्सन से उसका टेस्ट कराएं, सर्टिफिकेशन कराएं। और इन सब के लिए मैन्युफैक्चरर का जो टेस्ट सर्टिफिकेट है आपको उसकी भी जरूरत पड़ेगी। जब आप इस तरह का इक्विपमेंट, रोप, चेन पुली ब्लॉक, हॉइस्ट, क्रेन, ईओटी क्रेन, एचओटी क्रेन, जिप क्रेन, मोबाइल क्रेन, हाइड्रोलिक पैलेट ट्रक या फॉर्कलिफ्ट जब आप बाई करते हैं, जब आप परचेज करते हैं, तो मैन्युफैक्चरर से उसका टेस्ट सर्टिफिकेट भी डिमांड कीजिए, वो ये मैंडेटरी है। क्योंकि कॉम्पिटेंट पर्सन जब आपके प्रीमाइसेस में इसके टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन के लिए आएंगे तो वो भी इसकी डिमांड करेंगे। आपको एक रिकॉर्ड रखना है, एक रजिस्टर बनाना है, हर एक को नंबर डाल के रखना है इक्विपमेंट को, ये इक्विपमेंट कब परचेज हुआ, कब यूज में गया और मैन्युफैक्चरर का सर्टिफिकेट था या नहीं था। और पीरियोडिसिटी मैंने आपको बता दी, हर 6 महीने के बाद आप कॉम्पिटेंट पर्सन को कॉल करेंगे, वो उसका इंस्पेक्शन करेंगे, आपको सर्टिफिकेट इशू करेंगे। अगर उसमें कोई लैकिंग है, परफेक्टली काम नहीं कर रही है, तो आपको वो सर्टिफिकेट देने से मना कर देगा। आप पहले उसको करेक्टिव एक्शन में जाएंगे, उसके बाद उनको दोबारा कॉल करेंगे, फिर वो आपको सर्टिफाई करेंगे। क्योंकि इस सब के लिए कॉम्पिटेंट पर्सन आपसे हमेशा हर एक इक्विपमेंट के प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का रिकॉर्ड की भी डिमांड करेगा। तो आपको चाहिए कि आप जिस दिन से आपने उसको यूज में डाला उसके बाद में मैन्युफैक्चरर की जो रिकमेंडेशन है किसी भी इक्विपमेंट के प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के लिए, आप उनको फॉलो करेंगे और सबका रिकॉर्ड रखेंगे। कॉम्पिटेंट पर्सन चाहे तो आपसे डिमांड करेगा, नहीं चाहेगा तो नहीं डिमांड करेगा, लेकिन आपको रिकॉर्ड रखना है। उसने डिमांड किया और आप रिकॉर्ड प्रोड्यूस नहीं कर पाए तो आपके इक्विपमेंट को टेस्ट करने से, सर्टिफाई करने से वो मना कर सकता है। ये इसमें प्रोविजन है।